पिछले क्लास में हम लोग एफसीसी लैटिस पढ़ रहे थे, उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। जैसे कि हमने पढ़ा था कि एफसीसी लैटिस में जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो 12 होता है, और हमने ये पढ़ा था कि पैकिंग एफिशिएंसी 74% होता है, जो कि बीसीसी लैटिस से भी ज़्यादा था। हमारा एफसीसी लैटिस था, एफसीसी लैटिस में देखा गया कि जो हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर है, कोऑर्डिनेशन नंबर आया 12। बहुत अच्छा। हमने देखा जो पैकिंग एफिशिएंसी आ रहा है, पैकिंग एफिशिएंसी वो कितना आ रहा है? पैकिंग एफिशिएंसी आ रहा है कितना? 74%। हमने पढ़ा था कि इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ एटम जो फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस के लिए आता है वो कितना आता है? 3 + 1 यानी 4, यानी 1 तो सारे कॉर्नर मिला करके और 3 सारे फेस मिला करके। तो ये चीज हमने पढ़ा था पिछले क्लास में। एक नोट करके लिखिए, नोट लिखिए कि अगर आइडेंटिकल स्ट्रक्चर है, आइडेंटिकल कंपाउंड हम यूज कर रहे हैं एफसीसी लैटिस के अंदर, तो ऐसे केस में जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो कभी भी 12 से ज़्यादा नहीं होगा। अगर क्यूबिक क्लोज पैक स्ट्रक्चर है तो मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन नंबर 12 आएगा यदि आइडेंटिकल एटम्स है। क्लियर? एक नोट लीजिए, विथ आइडेंटिकल स्ट्रक्चर कोऑर्डिनेशन नंबर कैन नॉट बी मोर देन 12 इन एनी पैकिंग। किसी भी पैकिंग में कोऑर्डिनेशन नंबर 12 से ज्यादा नहीं होगा। एंड पैकिंग एफिशिएंसी इज नॉट मोर देन 74%। याद है कि पैकिंग एफिशिएंसी 74% से ज्यादा नहीं होगा यदि एटम्स आइडेंटिकल है। क्लियर? Since in HCC यानी hexagonal closed packed structure and CCP यानी cubic closed packed structure, packing efficiency is 74%, that is maximum value. Such packing is called closed packed structure. अब जैसे कि हमने बताया आपको कि जो FCC लैटिस है वो CCP लैटिस के अंदर आता है, यानी cubic closed packed लैटिस के अंतर्गत ही आता है, और FCC को हम क्यूबिक क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो उसके अंदर जो लैटिस पॉइंट होते हैं, जो एटम्स होते हैं, उसका अरेंजमेंट इस तरह से होता है कि उसके अंदर हम और ज़्यादा स्फीयर या और ज़्यादा एटम उसमें नहीं ऐड कर सकते। अगर हम आइडेंटिकल नंबर ऑफ एटम्स एक एफसीसी लैटिस के अंदर दे रहे हैं तो उससे ज़्यादा हम नंबर ऑफ एटम उसमें और ज़्यादा नहीं दे सकते, यानी कि जो एफसीसी लैटिस होगा उसमें इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम 4 से ज्यादा नहीं हो पाएगा और कोऑर्डिनेशन नंबर 12 से ज्यादा नहीं हो पाएगा। क्लियर? और इसीलिए उसका पैकिंग एफिशिएंसी मैक्सिमम आता है, और इसीलिए जो क्यूबिक क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर होता है, जो एफसीसी लैटिस होता है, उसको हम क्यूबिक क्लोज पैक्ड बोलते हैं, मतलब क्लोजली पैक्ड है एटम। क्लियर? एक और नोट लिखिए, नोट करके एक और सॉरी एक और पॉइंट लिखिए नोट करके। Any type of stacking will be closed packed if no two consecutive layers are identical. अब इसको हम समझेंगे, समझाते हैं आप। बेसिकली हम कहना चाह रहे हैं कि कोई भी स्टैकिंग है, किसी भी तरह का पैकिंग हो रहा है, तो दो कंसेक्यूटिव लेयर्स आइडेंटिकल नहीं होंगे। इसका मतलब क्या है? जैसे सपोज पैकिंग है ए बी टाइप का पैकिंग, तो ए के बाद बी आया, बी के बाद फिर ए आया, तो ये आइडेंटिकल नहीं है। ए के बाद ए अगर आ गया, जैसे सपोज ए बी ए टाइप का पैकिंग है, यानी ए आ गया तो आइडेंटिकल आ गया, और इस टाइप का पैकिंग नहीं होता है। किसमें? क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर में। अगर क्लोज पैक्ड है तो आइडेंटिकल लेयर्स नहीं आएंगे। इसको हम समझते हैं डिटेल में। जैसे सपोज आपने पढ़ा था इस सेकेंड नोट को हम समझते हैं
अच्छे से फिगर के माध्यम से। सपोज एक क्यूबिक यूनिट सेल है, और क्यूबिक यूनिट सेल में बेसिकली ये किस टाइप का यूनिट सेल, हम बात कर रहे हैं फेस सेंटर्ड क्यूबिक। सपोज एक फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस। अब यहां पे हर एक कॉर्नर पे एटम है, साथ ही साथ हर एक फेस पर भी एटम है। जैसे फेस है लेफ्ट साइड, उस फेस पर भी मिडिल में एटम है, राइट साइड में फेस है वहां पे भी एटम है, बॉटम में भी है, टॉप पे भी है, पीछे वाले फेस के मिडिल में है और आगे वाले फेस के मिडिल में है। क्लियर? अगर हम देखें, हम क्या करते हैं, इस क्यूब को ऐसे पलटते हैं और सीधा खड़ा करते हैं, मतलब कुछ इस तरह से। जैसे ये क्यूब है आपका, तो क्यूब अभी ऐसा है, हम इसको क्या करते हैं, ऐसे पलटते हैं इस तरह से। समझ पा रहे हैं आप? तो अगर इस तरह से हम देखें क्यूब को, हम पाएंगे कि ये जो लेयर है ये हमें एक डिफरेंट टाइप का लेयर दिखेगा, ए टाइप का। क्लियर? एक दूसरा लेयर हमें दिखेगा जो कि इससे भी अलग होगा। जैसे मान के चलिए आप इसको आप मिला दीजिए, डायगोनली इसको मिला दीजिए और इन एटम्स को मिला दीजिए। तो यहां पे देख रहे हैं आप, अगर हम इसको सीधा करें तो ये हमको एक दूसरा लेयर दिखेगा एटम्स का, और ये आपका बी लेयर, ये ए था, ये बी है। ठीक है? एक और लेयर हम क्या करते हैं, इसको मिलाते हैं, इसको मिलाते हैं और इसको मिलाते हैं। तो यहां से हमें एक बी के बाद एक तीसरा सी टाइप का लेयर दिखेगा, ए बी सी। और फिर देखिए जैसा ए है वैसा ही लेयर टॉप पे भी दिखेगा, यानी ए लेयर, ये भी क्या है, ए लेयर। क्लियर? यानी अगर हम इसको ऐसे रोटेट कर दें और सीधा खड़ा करें तो हमें किस तरह से दिखेगा, एफसीसी लैटिस के अंदर जो लेयर्स होंगे वो किस तरह के दिखेंगे, ए बी सी टाइप। यानी इसमें जो स्टैकिंग होगा वो किस तरह का होगा, टाइप ऑफ स्टैकिंग। इसमें जो टाइप ऑफ स्टैकिंग होगा वो बेसिकली कैसा होगा, ए बी सी टाइप का स्टैकिंग होगा। क्लियर? यानी इस तरह का स्टैकिंग है तो हम क्या समझेंगे कि ये जो लैटिस है ये कौन सा है, ये स्टैकिंग किस तरह का है, क्लोजली पैक्ड है और एफसीसी। क्लियर? तो इसमें देखिए जो हमने नोट लिखा है, एनी टाइप ऑफ स्टैकिंग विल बी क्लोज पैक्ड इफ नो टू कंसेक्यूटिव लेयर्स आर आइडेंटिकल। क्या दो कंसेक्यूटिव लेयर ए के बाद सेकंड जो लेयर है क्या ये आइडेंटिकल है? नहीं। क्या इसमें आइडेंटिकल है? कोई भी दो लेयर आइडेंटिकल है? नहीं। अगर कोई दो लेयर आइडेंटिकल नहीं है ये क्लोज पैक्ड होगा। इन क्लोज पैक्ड में भी अगर इस तरह का एबीसी टाइप का है स्टैकिंग तो उसको हम बोलते हैं फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस। क्लियर? इसका एक और व्यू आपको हम दिखाते हैं। जैसे कि सपोज मैंने बताया था आपको, ये जो क्यूब है उसको ऐसे टिल्ट कर दीजिए, ऐसे खड़ा कर दीजिए और तब बनाइए आप, तो कुछ इस तरह से बनेंगे आपको लेयर्स। ये हो गया आपका ए, ये हो गया आपका बी लेयर, सॉरी बी लेयर, फिर इसके नीचे और ये। तो हमें अगर इसको देखें टर्न करके तो हमें क्या दिखेगा, ये ए टाइप का लेयर है, ये बी टाइप का है, ये सी टाइप का और ये फिर ए टाइप का। तो इस तरह का स्टैकिंग इसमें होता है, इस टाइप का स्टैकिंग होता है फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस के अंदर। अब आपको पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। एक क्वेश्चन करते हैं,
ओके, तो जो हमने अभी नोट लिखा था उसी के ऊपर एक क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज नॉट क्लोज पैक्ड। अब इसमें देखना है कौन सा क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर नहीं है। इस तरह से हमें जो स्टैकिंग का टाइप दिया हुआ है इस तरह से दिया हुआ है, ए बी ए बी ए बी, इस टाइप का स्टैकिंग दिया हुआ है। मैंने आपको बताया था कि क्लोज पैक्ड के लिए ये जरूरी है कि दो लेयर्स आइडेंटिकल नहीं होंगे, और किसी भी ऑप्शन में दो लेयर आइडेंटिकल मिल जाए तो आपको समझ जाना चाहिए कि वो कौन सा है, क्लोज पैक्ड है। और किसी में दो लेयर आइडेंटिकल नहीं है तो क्लोज पैक्ड नहीं होंगे, ठीक है, क्लोज पैक्ड टाइप का नहीं होगा। अब इसमें देखना है जैसे ऑप्शन ए में है ए बी ए बी ए बी टाइप, ए बी टाइप है, दैट मींस दो लेयर एक जैसे नहीं है, इसका मतलब ये क्लोज पैक्ड है। सेकंड ए बी सी ए बी सी बी ए, मतलब कोई भी दो लेयर ऐसा है आइडेंटिकल है, जी नहीं, तो ये भी क्या है, ये भी क्लोज पैक्ड है। थर्ड ए बी सी टाइप, यानी एफसीसी में जो हमने पढ़ा था वही दे दिया एग्जांपल। और आपको पता है एफसीसी का क्यूबिक क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर है, क्लोज पैकिंग होता है उसका, ठीक है। एक और ऑप्शन, लास्ट ऑप्शन, अब तीन ऑप्शन नहीं हुए तो चौथा ऑप्शन का आंसर होगा ही, लेकिन फिर भी चलिए देखते हैं। यहाँ पे देखिए ए के बाद बी आया, बी के बाद सी आया, फिर से सी आ गया, यानी दो लेयर यहाँ पे आइडेंटिकल आ गए, है ना, और दो लेयर आइडेंटिकल आ गए तो क्लोज पैक्ड नहीं होगा, और हमें यही ऑप्शन खोजना था। इसके आगे भी आप देख लीजिए, जैसे ए बी ए सी, तो दो लेयर जैसे ही आइडेंटिकल आ गए तो क्लोज पैक्ड नहीं होंगे, है ना। तो इसीलिए हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग पढ़ेंगे हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर। खड़ी करिए, हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर। हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर। क्वेश्चन है कि हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड कैसे होता है। पहले 2D में हम आपको दिखाते हैं, फिर 3D में देखेंगे। याद होगा आपको कि हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बनाया था हमने 2D में। जैसे एटम्स का अरेंजमेंट इस तरह से है, अब इसके जहां पे डिप्रेशन है उस बीच में एक एटम हो, इस तरह से एटम का अरेंजमेंट, इस तरह का एटम का अरेंजमेंट, ठीक। अब यहां पे देखिए, सपोज हम बात करते हैं इसके बारे में, यहां सेंटर से मिला दें इस तरह से, तो जो हमें यूनिट से मिलेगा कैसा मिलेगा, हेक्सागोनल यूनिट से मिलेगा। लेकिन हमारा इंटरेस्ट है 3D में, क्योंकि हम हेक्सागोनल यूनिट सेल की बात कर रहे हैं 3D में, हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। अब हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर अगर हम 3D में आप देखना चाहते हैं तो आप क्या कीजिए, एक और लेयर रखिए जहां जहां डिप्रेशन है, जैसे यहाँ पे डिप्रेशन है तो यहाँ पे ऊपर से एक एटम रख दीजिए, यहाँ पे एटम रख दीजिए, ठीक है, क्लियर है। तो इस तरह से एक और लेयर हम बनेगा और हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर बनेगा 3D में। तो ये आपको 2D में देखा आपने हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर, 3D में एग्जैक्टली कैसा होगा देखने में, ये सारी चीजें भी पढ़ेंगे। लेकिन कुछ एटम है जैसे कि जिंक हो गया, आपका मरकरी हो गया, तो इस सब का जो शेप होता है वो हेक्सागोनल क्यूबिक क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर होता है।
हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर होता है। एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं, हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड एग्जाम्पल है जिंक, मरकरी, इटिस। अभी लैटिस देखने में कैसा होता है, यहां बनाते हैं। ये हमारा हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर। इसमें एटम्स का अरेंजमेंट अगर देखें तो किस तरह से होता है वो समझिए। हर एक कॉर्नर पे एटम होता है, हर एक कॉर्नर पे एटम होता है। यहाँ पे भी हर एक कॉर्नर पे एटम होता है, नीचे में, बॉटम में। और यहाँ बीच में, मिडिल में, साथ ही साथ यहाँ पे फेस पर मिडिल में एटम होता है, और इस बीच में 3 एटम होते हैं इस तरह से। इस तरह का जो क्रिस्टल होता है उसको बोलते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर, यूनिट सेल। इसको क्या बोलते हैं? HCP लैटिस, HCP यूनिट सेल या यूनिट सेल, ये HCP का लैटिस। क्लियर? अब यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपके मन में आ रहा होगा कि बताइए कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है। दूसरा क्वेश्चन आपके मन में आ रहा होगा कि नंबर ऑफ एटम क्या होगा, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम। तीसरा क्वेश्चन आपके मन में होगा कि इसका भी बताइए कि पैकिंग एफिशिएंसी क्या होगी। हम एक एक करके डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है। मैंने आपको एक व्यू दिखाया है, इसी का दूसरा व्यू अगर देखें हम तो आपको ज्यादा क्लियर होगा। एटम्स यहां जो देख रहे हैं आप, ये कुछ इस तरह से है। ये देखिए, ये ऊपर वाला लेयर हो गया। अब देखिए यहाँ पे 3 पॉइंट बने, 1 2 3, है ना। आपको ऐसे नहीं दिखेगा, और पूरा लैटिस बनाएंगे तब क्लियर होगा, लेकिन वैसे नहीं। बस हमको देखना है ये 3 एटम कौन सा है। ये 3 एटम जस्ट इसके नीचे होगा, जिसके ऊपर ये 6 एटम है। ये 3 एटम इसके पीछे में नीचे वाले लेयर के क्या होंगे, यहाँ पे 3 इस तरह से, और इसके ऊपर ये एटम है, इसके नीचे फिर से ऐसे ही एटम्स। ठीक है, तो इस तरह का जो लैटिस बनता है यही होता है क्या, हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड। चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा। नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट, व्हाट इज कोऑर्डिनेशन नंबर? तो कोऑर्डिनेशन नंबर इज नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर। देखिए ये जो एटम है, ये मिडिल में जो एटम है, ये सराउंड कर रहा है 6 एटम से, और ये 6 जो एटम है सराउंडिंग, ये सारे को टच कर रहा है, और ये सारे को टच कर रहा है, जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर इस रेफरेंस में 6 तो हो गया टोटल, इधर से 6। और मैंने बताया था ये जो 3 एटम है इसके जस्ट नीचे से, इसके जस्ट नीचे से है ना, और इसके जस्ट नीचे से जब ये 3 एटम है तो ये भी टच करेगा किसको, ये मिडिल वाले एटम को। यानी ये जो इसका जो डिप्रेशन है इसी पॉइंट पर ये मिडिल वाला एटम। तो बताइए 3 एटम तो इसके नीचे, 6 एटम सेम प्लेन में,
और 3 एटम फिर इसके ऊपर वाले लेयर में भी होंगे। ये जो 3 लेयर एटम है, ये 3 एटम ऊपर भी होंगे, क्योंकि इसका जो अगर हम देखें स्टैकिंग है, यहाँ पे ए बी ऊपर में फिर से बी टाइप का स्टैकिंग होगी। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो टोटल नंबर ऑफ एटम जो इस एटम से टच में है वो 3 + 6 9 और 3 ऊपर में 3 12 12, यानी कि कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया। तो हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर है और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है। क्लियर? आई होप आपको पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। अब दूसरा क्वेश्चन बनता है, बताइए इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम क्या होगा। तो सेकंड है इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम। इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम, ये समझने से पहले सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि जो कॉर्नर एटम है उसका कंट्रीब्यूशन इस यूनिट सेल के अंदर कितना है। अगर आप ध्यान से देखिए तो इस यूनिट सेल को अगर हम एक्सटेंड करें तो इधर भी एक हेक्सागोन आएगा, ऊपर भी एक हेक्सागोन आएगा, यानी कि 3 पार्ट में 2D में देखा जाए तो ये 3 पार्ट में बटा हुआ है। लेकिन ये जो है ये तो स्फीयर के फॉर्म में है ना, तो ये स्फीयर आपको यहाँ है। स्फीयर का आधा हिस्सा तो यूनिट सेल नीचे वाले यूनिट सेल में होगा और आधा हिस्सा ऊपर होगा। तो 1/3 पार्ट में तो बटा ही हुआ था, उसका आधा पार्ट ऊपर है जो कि यूनिट सेल में नहीं है, यानी 1/3 तो इसके अंदर है। ये जो पार्ट है वो 1/3 है। 1/3 का आधा हिस्सा जो है वो ऊपर है, इस यूनिट सेल से ऊपर है, और आधा हिस्सा ही इस यूनिट सेल के अंदर है। तो इसका आधा कितना हो जाएगा 1/6, यानी कि जो कॉर्नर पैटर्न होता है उसका कंट्रीब्यूशन कितना होता है 1/6 होता है। ठीक है? अब मिडिल वाले एटम का है, मिडिल वाले जो एटम होता है वो ये कंप्लीटली यूनिट सेल के अंदर ही नहीं होता है, मान लेते हैं। और ये जो तीनों एटम जो है ये देखा ना आपने, ये तीनों एटम ये यूनिट सेल के अंदर है। ये जो तीनों एटम है इसका कंट्रीब्यूशन 3 हो जाएगा। तो इसका कंट्रीब्यूशन आपने कहा कि 1/6 है, बहुत अच्छा। तो इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम कितना हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल्स टू 1/6 इनटू कॉर्नर पे 6 एटम इनटू 6, लेकिन 6 नीचे भी कॉर्नर पे है, नीचे भी कॉर्नर पे कितने एटम है 6 एटम। तो 6 ऊपर में 6 नीचे, कितना हो गया 6 + 6 12, यानी 1/6 इनटू 12 प्लस जो फेस पर है, फेस सेंटर में है, उसका कंट्रीब्यूशन हाफ होता है। तो आधा और आधा कितना हो गया 1, ये हाफ इनटू 2 कितना हो गया 1। इसको मैं रब करता हूं प्लस ये जो तीनों एटम है अंदर में उसका कंट्रीब्यूशन कितना होगा, पूरा का पूरा होगा, यानी 3। कितना आ गया 2 + 1 3, 3 + 3 कितना है 6। यानी कि जो हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर होता है, यानी HCP लैटिस के अंदर जो इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम होता है वो कितना होता है 6 स्क्वायर होते हैं, 6 एटम्स होते हैं। क्लियर? अब नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, बताइए पैकिंग एफिशिएंसी क्या होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि बताइए इसका पैकिंग एफिशिएंसी क्या होगा। तो बताइए पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है। पैकिंग एफिशिएंसी होता है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इनसाइड द यूनिट सेल अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, एक बात बताइए, अगर मैं आपसे पूछूं कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर्स इनसाइड द यूनिट सेल तो क्या होगा आंसर। टोटल नंबर ऑफ एटम, टोटल नंबर ऑफ स्फीयर्स जो अंदर में है वो 6 है, बहुत अच्छा। और एक स्फीयर का जो वॉल्यूम होता है, टोटल 6 स्फीयर है अंदर में, और एक स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है 4/3 × πr³। बहुत अच्छा। अपॉन क्या हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। क्लियर? ऊपर हम रब करते हैं
और कैलकुलेट करते हैं। चलिए वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल की बात करें तो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल कैसे निकालेंगे? ये जो नीचे हेक्सागोन है उस हेक्सागोन का एरिया अपॉन दिस हाइट हम क्या लिख सकते हैं, ये क्या हो जाएगा, दिस पैकिंग एफिशिएंसी विल बी दिस इज इक्वल टू दिस इनटू 100 भी होगा परसेंटेज में, तो ये हो जाएगा 6 इंटू 4/3 इंटू पाई आर क्यूब अपॉन बताइए ये जो हेक्सागोन है ये एक रेगुलर हेक्सागोन है, इसका एरिया कैसे निकालेंगे? आप जानते होंगे ये जो ट्रायंगल्स हैं ये सारे इक्विलेटरल ट्रायंगल हैं और एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, √3/4 पाई आर स्क्वायर, है ना। अगर ये आर नहीं, अगर ये रेडियस ए है, सॉरी साइड ए है, तो क्या हो जाएगा √3/4 इंटू पाई ए स्क्वायर। एक ट्रायंगल एरिया मालूम है तो उसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ दिस बेस हेक्सागोन। तो एरिया ऑफ दिस बेस हेक्सागोन इज हाउ मच, √3/4 पाई ए स्क्वायर इनटू, ये तो एक ट्रायंगल का एरिया हुआ, अब 6 ट्रायंगल से मिलकर ये हेक्सागोन बना हुआ है, तो इनटू 6। क्लियर? ये तो हो गया बेस का एरिया अपॉन दिस हाइट। मान लेते हैं ये हाइट h है, मान लेते हैं कि ये हाइट h है, तो इनटू h। तो इस तरह से हमें निकला वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। अब यहाँ पे हमें h मालूम नहीं है, हमें तो सब कुछ मालूम चल जाएगा, h मालूम नहीं। इसको एक और लाइन और सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं, 6 इंटू 4/3 इंटू पाई आर क्यूब अपॉन 6 इंटू √3/4 पाई, और ये जो a है ये s a=2r के बराबर है, यानी कि ये r, ये डिस्टेंस r है, ये भी डिस्टेंस क्या है r है, तो r प्लस r क्या हो जाएगा 2r हो जाएगा, तो ये 2r का स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरह से इनटू, ये तो a का वैल्यू हमने रखा और इनटू h। लेकिन अभी भी हमें ये हाइट नहीं मालूम है। अगर मुझे ये हाइट निकल जाता और ये मैं पुट कर दूं तो हमें फाइनली पैकिंग एफिशिएंसी आ जाएगा। क्लियर? तो अब हम कैलकुलेट करेंगे हाइट ऑफ हेक्सागोन। तो यहाँ पे हाइट हमें मालूम नहीं है, अब हम कैलकुलेट करना चाहते हैं हाइट, तो चलिए इसको थोड़ा रब करते हैं और सबसे पहले कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं हाइट। ये वाला पार्ट रहने दीजिए, ये क्या है पैकिंग एफिशिएंसी, मैं पी लिख देता हूँ पैकिंग एफिशिएंसी, ठीक है। बाकी पार्ट हम रब कर रहे हैं। अब हमें सबसे पहले इस हाइट को कैलकुलेट करना है, तो लिखिए कैलकुलेशन ऑफ हाइट ऑफ क्या हेक्सागोनल यूनिट से। कैलकुलेशन ऑफ हाइट ऑफ हेक्सागोनल यूनिट सेल। हेक्सागोनल यूनिट सेल का हाइट हम कैलकुलेट करेंगे। अब ये हाइट कैलकुलेट करना है तो क्या कीजिए आप, इसको मैं साइड में कहीं लिख देता हूं, हम बाद में इसका यूज करेंगे। 6 इंटू 4/3 तो पाई आर क्यूब डिवाइड बाय 6 इंटू √3/4
इंटू पाई इंटू 2r का स्क्वायर, सॉरी 2r का स्क्वायर इंटू h, ये पैकिंग एफिशिएंसी का वैल्यू है। इसको रब करते हैं। इसको समझने के लिए कि हाइट कैसे कैलकुलेट करेंगे, हम क्या करते हैं, सबसे पहले कि ये हाइट जो आप देख रहे हैं, ये हाइट तो है बहुत अच्छा, लेकिन सबसे पहली बात ये जो 3 एटम है, इसके जस्ट ऊपर में एक एटम है, उसको हम इंडिविजुअली बनाते हैं, आपको ज़्यादा क्लियर होगा। ये जो एटम है बीच वाला, मिडिल वाला, उसको हम यहाँ रखते हैं, और ये 3 एटम है वो कुछ इस तरह से है, जो कि इसके जस्ट बीच में है। इस तीन एटम के ठीक है, ये 3 एटम के ऊपर में, जस्ट ऊपर में यहाँ पे रखा हुआ है ये वाला ऊपर वाला एटम, और यहाँ पे भी नीचे में एक एटम, ये मिडिल। अगर हम इसको मिला दें तो हमें क्या आ जाएगा, हाइट होता है हेक्सागोन, दिस हाइट इज h। आप क्या कीजिए, इसको मिला दीजिए, बताइए ये जो पॉइंट है ये मिडिल पॉइंट है, और ये जो हाइट होगा ये क्या होगा, हाफ हाइट h/2 होगा। यहां से यहां की दूरी कितना होगी, यहां से यहां का दूरी जो होगा वो h/2 होगा, ये एग्जैक्टली मिडिल में है। ठीक, ये हाइट आपको मालूम है, क्लियर है। अब देखिए आपको ये पॉइंट से ये ट्रायंगल का कुछ नाम दे देते हैं, ए बी सी, इसका नाम देते हैं डी, और इसका नाम दे देते हैं ई। ठीक, अब ये जो ट्रायंगल है ए बी सी, इस ट्रायंगल में आप क्या कीजिए, इसको मिला दीजिए, इसको मिला दीजिए, इसको मिला दीजिए, और फिर क्या कीजिए, इसको भी मिला दीजिए। मैं दूसरा मार्कर यूज कर रहा हूँ रेड कलर का। आप देख रहे होंगे यहाँ पे एक ट्रायंगल बन रहा है, यहाँ पे एक ट्रायंगल बन रहा है। अब इस ट्रायंगल में ये हाइट हमें मालूम है, ये h/2 है, और हमें ये भी मालूम है कि ये कितना है, ये 2 एटम जो है ये एकदम सटे हुए हैं, और अगर दोनों एटम पास पास है तो ये डिस्टेंस कितना होगा, 2r हो जाए। बहुत अच्छा, काश मुझे ये निकल जाता तो हम आराम से h/2 कैलकुलेट कर लेते। मान लेते हैं ये जो डिस्टेंस है वो x है, मान लिया हमने ये जो डिस्टेंस है वो x है। बहुत अच्छा, अब हम x कैलकुलेट करना चाहते हैं, अब मेरा इंटरेस्ट है x कैलकुलेट करने में। देखिए ये जो ट्रायंगल है वो बेसिकली कौन सा ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा। देखिए यहाँ हम बनाते हैं इस ट्रायंगल में, जो ABC ट्रायंगल है उसको हम यहाँ बनाते हैं। ये आपका ABC ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल में मैं बोल रहा हूं कि अगर हमें ये डिस्टेंस निकालना है x, तो हम कैसे निकाल सकते हैं, हम B को सेंटर से मिला दिया हमने, ठीक है, और B को जब हम सेंटर से मिलाए वहां पे ये डिस्टेंस है x। इस पॉइंट को हम यहां से मिलाते हैं, तो ये जो डिस्टेंस हो जाएगा ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ये किस तरह से है, आप इसको यहां पे देखेंगे तो ज्यादा क्लियर होगा। ये एक ट्रायंगल है, ये दोनों एक ही चीज है, और ये मिडिल पार्ट है, एग्जैक्टली मिडिल। तो हमें बस बेसिकली कैलकुलेट करना है कि मिडिल से इसका डिस्टेंस कितना होगा। ठीक है, ये जो डिस्टेंस होगा
ये x है। तो चलिए ये x कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो इसके लिए क्या करते हैं, ये जो डिस्टेंस आपने कहा ये कितना है, ये 2r है, तो ये यहाँ से यहाँ हाफ पार्ट क्या हो जाएगा, r हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यहाँ से गया है, ये r हो जाएगा। अब बताइए इस ट्रायंगल में ये जो एंगल है ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो हर एक एंगल कितना होगा, 60 डिग्री होगा, और ये एंगल अगर 60 डिग्री है तो ये छोटा वाला एंगल जो है वो कितना होगा, दिस विल बी 30 डिग्री। क्लियर? तो अगर मैं बोलूं आपसे बताइए इस ट्रायंगल के लिए cos 30 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा, cos 30 डिग्री इस ट्रायंगल के लिए हम यहां लिखते हैं cos 30 डिग्री। cos 30 डिग्री will be this base upon hypotenuse. Base is r and hypotenuse is x, and cos 30 is √3/2 is equal to r by x। यहां से हम इजीली x का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। x बराबर क्या आ जाएगा, x बराबर हो जाएगा 2r/√3, यानी x का वैल्यू हमने कैलकुलेट कर लिया। अब x का वैल्यू मालूम है, अब आपको x का वैल्यू मालूम है और ये हाइट मालूम है, यानी कि इस ट्रायंगल में आपको दो साइड मालूम है ना, मतलब और तीसरा साइड भी 2r मालूम है, तो इसका रिलेशन हम r के टर्म में निकाल सकते हैं। तो हम अब बात करते हैं कौन सा ट्रायंगल, इस पॉइंट का नाम रख देते हैं O। अब हम बात करते हैं कौन सा ट्रायंगल, BOD ट्रायंगल। तो लिखिए ट्रायंगल BOD। इन BOD ट्रायंगल हम क्या बोल सकते हैं कि जो h/2 का होल स्क्वायर होगा, h/2 का स्क्वायर वो क्या होगा, दिस विल बी x का स्क्वायर, सॉरी 2r का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर, 2r का स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से h/4 इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं h/4 इज इक्वल टू 2r का स्क्वायर यानी 4r स्क्वायर माइनस x का वैल्यू अपनी अभी आपने तुरंत निकाला, x का वैल्यू कितना आ जाएगा 2r/√3, तो 2r/√3 का होल स्क्वायर यानी ये कितना हो जाएगा 2r/√3 का स्क्वायर। क्लियर? अब मैं इधर रब कर रहा हूं, यहां से हम क्या लिख सकते हैं, यहां से हम लिख सकते हैं कि h² का वैल्यू इतना आया, तो h² बराबर क्या हो जाएगा, h² बराबर हो जाएगा 4 × 4r का स्क्वायर माइनस 4r²/3, और ये आया आपका h² का वैल्यू। तो h का वैल्यू अगर हम निकालना चाहें तो यहां से हम स्क्वायर हटा देंगे, अंडर रूट हो जाएगा। ठीक है, तो ये वैल्यू आ जाएगा हमारा कितना, सॉरी इसमें 4 कॉमन लेंगे तो 4 तो अंडर रूट 3r² माइनस r² यानी 2r²/3, तो ये आ जाएगा वैल्यू कितना 4r × √3 √2/3। तो फाइनली हमें h का वैल्यू आ गया। अब इस h का वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे जो हमें पैकिंग एफिशिएंसी निकालना था, और जैसे ही हम h का वैल्यू पुट करेंगे हमें अब निकल जाएगा क्या, पैकिंग एफिशिएंसी। सो देयरफॉर पैकिंग एफिशिएंसी विल बी, देयरफॉर पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ HCP यूनिट सेल इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 6 × 4/3
pi r cube divided by 6 into root 3 by 4 into pi into 2r का होल स्क्वायर into h का वैल्यू कितना आया, h का वैल्यू पुट कर दीजिए तो 4r into 2 root 2 by 3 into 100 और यहाँ से जब आप वैल्यू कैलकुलेट कीजिएगा तो फाइनल वैल्यू आता है दिस विल बी इक्वल टू 74%। ठीक है, तो इस तरह से हमें हेक्सागोनल क्यूबिक क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर के हम पैकिंग एफिशिएंसी कैलकुलेट कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही क्योंकि इस समय काफी ज्यादा हो गया। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।